हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। तो सवाल ये है कि बॉडी फ्लूइड होता क्या है। तो नाम से क्या पता लग रहा है आपको, ऐसे फ्लूइड जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर तो खूब सारे फ्लूइड पाए जाते हैं। तो हम किसके बारे में मेनली बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। तो ब्लड एंड लिम्फ ये दो मेन बॉडी फ्लूइड होते हैं। तो आप बोलेंगे सलाइवा भी तो हमारा बॉडी फ्लूइड है। तो बिल्कुल है बॉडी फ्लूइड, लेकिन वो सर्कुलेशन में भाग नहीं लेता है, सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। इसीलिए हम लोग दोस्तों किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड की एंड लिम्फ की। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि ये ब्लड और लिम्फ जरूरत क्यों है हमको इसकी, या ये क्या काम करते हैं। तो इनका काम बच्चों होता है किसी भी सब्सटेंस को एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाना, चाहे वो सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल हो और चाहे वो सब्सटेंस हमारे लिए यूजफुल हो। तो यूजफुल सब्सटेंस को भी किसी ना किसी सेल या किसी ना किसी ऑर्गन तक ले जाना, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको भी। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ ये बात। जैसे अब मान लीजिए आपके लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है बेटा, ब्लड में। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में। और ब्लड से कहाँ पहुंचती है, सेल्स में। जहां पे सेल क्या काम करते हैं, सेल का काम होता है उस ऑक्सीजन को यूज कर लेना। किस चीज के लिए, फूड को बर्न करने के लिए, जिससे क्या बनती है, एटीपी एनर्जी बनती है। और क्या बनता है बच्चों, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके काम की चीज है, नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस कहाँ जाती है, सेल सेल से निकलती है कहाँ पर, ब्लड में। और ब्लड से कहाँ जाती है, लंग्स में। और लंग्स उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो देखिए, ऑक्सीजन का किसी सेल तक पहुंचना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पहुंचना, लंग्स की सेल तक पहुंचना। तो ये काम किसने करवाया, ब्लड ने। तो ब्लड ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा दिया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपकी इंटेस्टाइन। क्या करती है, वो फूड को रखती है, फूड को कहाँ पहुंचाती है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पहुंचता है, ब्लड में। और ब्लड से कहाँ पहुंचता है, सेल में। फिर सेल उस फूड को यूटिलाइज कर लेती है, और यूटिलाइज करके जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए यूरिया जो बना, तो सेल, अब ये जो बॉडी की सेल थी, इसने मान लीजिए क्या बनाया, यूरिया। तो ये यूरिया फिर से कहाँ गया, ब्लड में। और ब्लड से कहाँ गया, अब ब्लड से गया वो किडनी में, जहां से किडनी से क्या हो गया, वो बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब ब्लड जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में एक कैसा काम कर रही है, एक प्रकार का उनको आपस में जोड़ने का काम कर रही है। तो चीजों को इधर से उधर लेके जाती है, और वहां पे जाकर चीजें या तो बाहर निकल जाती हैं या हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ब्लड और लिम्फ का मेनली काम यही होता है बेटा। अब ब्लड और लिम्फ हमारी बॉडी में पूरे भरे तो है नहीं, वो पाइपलाइंस के द्वारा, पाइपलाइंस के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो उन पाइपलाइंस को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड होता है, और लिम्फ वेसल जिसके अंदर लिम्फ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पाइपलाइन के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल, और अगर लिम्फ फ्लो कर रहा है तो बोलेंगे लिम्फ वेसल। अब सवाल यह है कि वो पाइपलाइन से ब्लड सारी जगह सर्कुलेट कैसे करेगा, क्योंकि इसका अमाउंट तो कम ही होता है, 5 लीटर होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। ठीक है, तो वो उसका पंपिंग स्टेशन का काम करता है हमारा हार्ट। तो हमारा हार्ट यानी दिल जो होता है वो एक पंप स्टेशन है। जैसे घर में मोटर पंप लगती है, तो मोटर पंप क्या करती है, इतनी तेजी से फोर्स करती है, इतनी तेजी से प्रेशर क्रिएट करती है कि जो पानी है वो सारी जगह के टैप में जाने लगता है, यानी सारी जगह पे पहुंच जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो हार्ट होता है, हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। और उससे क्या होता है, वो इतनी तेजी से फोर्स क्रिएट, इतनी तेजी से प्रेशर क्रिएट करता है कि वो जो ब्लड है वो हमारी सभी बॉडी की सेल्स तक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अब ये जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, ये पूछा कहाँ कहाँ जाएगा। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, 11वीं क्लास के स्टूडेंट है, तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये 11th क्लास का फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, और दूसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं नीट में। तो नीट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इससे, यानी 12 नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं बेटा हर साल नीट में। तो अगर आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
आप मान लीजिए फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, बी फार्मा या डी फार्मा, या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या ऑप्टोमेट्रिशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इन तैयारियों को भी कर रहे हैं तो भी वहां पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और बहुत ज्यादा आपको फायदे देगा। तो शुरू से आखिरी तक जरूर देखते रहिए इस चैप्टर को और अच्छे से समझते रहिए हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को आगे बढ़ाते बेटा। ठीक, ये तो मैंने एक जनरल बातें बोली थी। तो हमारा जो ब्लड एंड लिम्फ है वो है क्या? तो वो एक प्रकार का क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या है? एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन मैं इसका यहीं पे देता हूं। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन कौन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं? पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ठीक है, तो अब ब्लड के बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ब्लड बेटा, क्या ये एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है? तो ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये समझ गए आप, क्योंकि ये कनेक्शन बना रहा है डिफरेंट सेल्स में। अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है, कि कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी, एक सेल से दूसरी सेल तक सामान को ले जाता है, किसी भी सब्सटेंस को ले जाता है। ठीक है, तो कनेक्शन तो बना रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन और फ्लूइड है, लिक्विड नेचर का है, तो फ्लूइड भी है, स्पेशल भी है। ठीक है, क्यों स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, उसका रीजन है, ब्लड इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। तो नॉट को मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि इसके पास मैट्रिक्स नहीं रहता है, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। ठीक है, तो इसके पास ना फाइबर होता है, ना मैट्रिक्स होता है, और ना ही इनको प्रोड्यूस करने वाली सेल, एंड ऑल्सो नॉट कंटेन मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, जब मैट्रिक्स नहीं है तो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने वाली सेल भी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ब्लड एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? नहीं। तो कोई पूछे कि भाई क्यों नहीं ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि इसके पास फाइबर्स नहीं होते हैं और ना ही इसके पास मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स और फाइबर सभी कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। अगर नहीं है किसी के पास, तो इसका मतलब वो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ब्लड इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन फाइबर्स एंड इट डू नॉट कंटेन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जगह इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स को ही कई लोग प्लाज्मा बोल देते हैं, बट प्लाज्मा इज नॉट ट्रू मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं, फाइबरलेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट आते हैं इस पे पॉइंट पर, ठीक, कि ब्लड बनता कैसे है। तो ब्लड के बारे में डिटेल करते हैं हम लोग। अच्छा, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? हिमेटो, क्योंकि हीमा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? हीमा वर्ड यूज करते हैं हम लोग ब्लड के लिए। तो स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाती है बेटा? हेमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटो वर्ड यूज करते हैं ब्लड के लिए, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक, अब ब्लड बना कैसे होता है, तो हम लोग ब्लड को डिटेल करते हैं कि ब्लड बनता कैसे है। ठीक, तो ब्लड बना होता है मेनली दो चीजों से मिलकर। ठीक बेटा, एक का नाम होता है प्लाज्मा और दूसरे का नाम होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। एनसीईआरटी फॉर्म्ड एलिमेंट ही बोलती है उसको, है ना, और भाई एनसीईआरटी ही मानी जाती है ज्यादातर एग्जाम्स में एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? ब्लड सेल्स। ठीक बच्चों, तो फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल इसको बोलते हैं। अब फिर इसके बाद ये फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स होते क्या है? ये तीन होते हैं। कौन कौन से? एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? ये लाल रंग की दिखती है इसीलिए इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। फिर ये डब्ल्यूबीसी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड
सेल्स। और ये जो होती है प्लेटलेट, ये क्लॉटिंग वाली होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक बेटा। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल वाली जो सेल्स होती हैं, है ना, तो आप ऐसे ध्यान रखो कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज इधर से उधर जा रही है वो मेनली आरबीसी के थ्रू जा रही है। ठीक है। तो जैसे हम लोग की ट्रेन के कलर नहीं होते लाल रंग के, तो लाल रंग की ट्रेन जनरली पैसेंजर्स को लेके जाती है इधर से उधर। ठीक है। तो लाल रंग की ट्रेन पैसेंजर्स को लेके जा रही है, सामान को लेके जा रही है, जैसे मालगाड़ी वगैरह। ठीक है। तो वो हो गई आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो सैनिकों को लेके जाती है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। तो आप समझिए जैसे हमारे देश में हमारी जो ट्रेनें होती हैं जो पर्टिकुलर मिलिट्री वालों के लिए चलती हैं, सेना के लिए चलती है, वो ग्रीन कलर की होती है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर की। ठीक। और जो इमरजेंसी डॉक्टरी वाली होती हैं, है ना, वो मेडिकल जो वैन होती है, मेडिकल जो ट्रेन होती हैं, वो होगी समझ लो प्लेटलेट। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, और साइट का मतलब हमेशा क्या होता है, सेल। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टर्म पे आप फोकस करिएगा अच्छे से। ठीक है। रेड सेल्स, टर्म फोकस करना जरूरी है। और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अगेन ल्यूको का मतलब क्या होता है बेटा, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल। ठीक है। तो ऐसी सेल जो व्हाइट कलर की होगी उसको ल्यूकोसाइट बोलेंगे, जो रेड कलर की होगी उसको इरिथ्रोसाइट बोलेंगे, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। बाद में इनकी डिटेल देखेंगे हम लोग। हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर। अच्छा, प्लाज्मा बनाता कितना पार्ट है ब्लड का, तो अप्रोक्सीमेट 55%। और ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट कितना बनाता है बेटा, 45%। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ रही सबको। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ब्लड होता क्या है, ब्लड इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन फाइबर्स, इट इज फाइबरलेस मैटर। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या पड़ी, ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा जो 55% पार्ट बनाता है, और एक होता है ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% पार्ट बनाता है। ठीक है। अब प्लाज्मा में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, पहला होता है इसमें प्लाज्मा में वाटर, जल, है ना, पानी। और ये कितना होता है, 90 से लेके 92%। और बाकी बचा हुआ 8 to 10% क्या होता है, अदर सब्सटेंस। ठीक है। अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस कितने होते हैं बेटा, 8 to 10%। ठीक, इतनी बात नोट करिए आपने। ठीक, अब अदर सब्सटेंस में देखते हैं बेटा। तो अदर सब्सटेंस में सबसे पहले क्या है, प्रोटीन। क्या है नंबर एक, प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 6 to 8%। सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, है ना, अगर हम वाटर को हटा दे तो प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप के हैं, तो प्रोटीन 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं इधर वाले उसको रब कर दूं। ठीक है, नोट कर लो ना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या पलट के देख लेना एक बार। चलो, अब प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो 3 हैं मेनली। ठीक है। पहला प्रोटीन का नाम क्या है, तो पहले प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन। याद करिए आप, इस कहां पढ़ा है आपने नाम, एंटीबॉडी बनाना, वेरी गुड। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन होते हैं वो क्या बनाते हैं, फॉर्म्स एंटीबॉडी। तो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये, डिफेंस में। सो पार्टिसिपेट्स इन डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। ठीक है बेटा, हमारा बॉडी का डिफेंस जो बनाता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन के बाद बी कौन सा प्रोटीन है बेटा, फाइब्रिनोजेन। कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पे जेन वर्ड लग जाए, GEN, तो इसका मतलब ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन। ठीक है बेटा। तो ये फाइब्रिनोजेन जो है वो एक प्रकार का इनएक्टिव प्रोटीन है। ठीक, इनएक्टिव प्रोटीन। अब फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, फाइब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करना। तो पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग, किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा, पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग, पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है,
ब्लड क्लॉटिंग, नोट करो, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। तीसरा जो बेटा प्रोटीन है सी, वो कौन सा है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या होता है बेटा, एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, तो मेंटेन्स ब्लड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मैं समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ने प्रोटीन की बात कर ली, ठीक। पहले चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर बताता हूँ आगे। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि ब्लड में दो तरह के सब्सटेंस थे, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या था, वाटर, और बाकी बचा हुआ 8 to 10% अदर। अदर में क्या है सबसे ज्यादा, प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट, 6 to 8, मतलब 8 to 10 में सबसे ज्यादा कौन है, 6 to 8 प्रोटीन ही प्रोटीन है। और इनमें भी तीन प्रोटीन मेनली कौन कौन से बेटा, एक है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसका काम क्या होता है, एंटीबॉडी को बनाना। बाद में मैं एंटीबॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, कहाँ पे, आप जब 12th में जाओगे, 12th में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, वहां पे इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। फिर ये बनाती क्या, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिफेंस सिस्टम में, ठीक। दूसरा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन में जेन वर्ड अगर लग गया है तो, या प्रो लग जाए आगे या जेन लग जाए पीछे, तो इसका मतलब होता है वो चीज क्या है, इनएक्टिव है। और ये इनएक्टिव प्रोटीन पार्टिसिपेट किसमें करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। अभी इसी चैप्टर में जब मैं ब्लड क्लॉटिंग आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। और तीसरा जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जिसका काम होता है ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अब ये ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है क्या, जैसे ब्लड बहुत अगर गाढ़ा है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसका, मतलब ब्लड में जितनी ज्यादा थिकनेस रहेगी, जितना ज्यादा गाढ़ा रहेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा, उतना ही आप समझिए उसमें एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ब्लड अगर पतला है तो इसका मतलब उसमें एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, पानी को टेकअप करना आसपास की सेल्स से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी उसका गाढ़ा और पतला होना वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्ब्यूमिन पे। एल्ब्यूमिन अगर कम है तो ब्लड पतला है, एल्ब्यूमिन अगर ज्यादा है तो ब्लड गाढ़ा है, ठीक। तो ये इस तरीके से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये तो हो गए कौन कौन, पहला प्रोटीन। पहले इतना नोट कर लो बेटा, क्योंकि फिर आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं बोर्ड पे नीचे लिख दूंगा ज्यादा, ठीक, ठीक है। अब मैं आगे प्रोटीन के बाद ऊपर लिख दे रहा हूँ। प्रोटीन के अलावा अदर सब्सटेंस में क्या आता है बेटा, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक। तो सेकंड क्या हो गया यहाँ पर, मिनरल्स। पहला हो गया तो प्रोटीन, दूसरा हो गया मिनरल्स। मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आ गए, जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, जैसे कैल्शियम आयन, जैसे मैग्नीशियम आयन, जैसे क्लोराइड आयन, जैसे बाइकार्बोनेट आयन, ये सब, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट, जैसे ग्लूकोज, ये सब भी तो ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो एसिड। और क्या चीज पाई जाती है, जैसे गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैस, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, भाई यही दोनों तो होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अदर सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें हो गई, पहला आ गया प्रोटीन। प्रोटीन कितना, 6 to 8%। अब 6 to 8 के बाद बचा कितना, 2% बचा लगभग। तो 2% में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी गैसेस आ जाते हैं। मिनरल्स में कौन सा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। मिनरल्स में कौन कौन सा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा भी रहेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, एमिनो एसिड। न्यूट्रिएंट में कौन कौन से, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड भी लिख सकते हो उसमें, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ठीक। और रेस्पिरेटरी गैसेस में दो ही, कौन कौन सा, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी बात तो मेनली किसके बारे में हो गई कि ब्लड बनता कैसे, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने। अब हम दो बातें इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो बातें हैं जिनको नोट करके लिखने आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो है, प्लाज्मा क्या होता है, नोट करके लिखना है इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा किसे कहते हैं हम लोग, ब्लड में से अगर हम लोग माइनस कर दें, ये माइनस का साइन है, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को,
फॉर्म्ड एलिमेंट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये पहला हो गया नोट। दूसरा सीरम, सीरम किसे कहते हैं, तो सीरम के लिए दो डिफिनेशन बन सकती है। सीरम किसे कहते हैं बेटा, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरम। अगर ये नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, तब क्या लिखा होगा, तब लिखा होगा ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर, नहीं बेटा ये प्लाज्मा नहीं, फॉर्म्ड एलिमेंट निकालते हैं, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट निकालते हैं और कौन सी चीज निकालते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सीरम। तो सीरम, अगर आपसे क्वेश्चन देखिए घुमा के, क्योंकि अब आपने इस बार जो नीट 2025 हुआ उसको देखा ही होगा, उसमें घुमा के क्वेश्चन पूछे गए और लेंथी, लेकिन है बेटा एनसीईआरटी से। तो देखिए आप, पहली बात तो आपको कोई भी जूलॉजी का टीचर ये बोल दे कि ये ज्यादा पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, तो आपको ये सब नहीं ध्यान देना है। अगर आपको एक डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट का पेपर देना अच्छे से, तो आप मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपको याद रहे, आपको वो लाइनें दिखाई दें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो प्लाज्मा और सीरम में ये डिफरेंस होता है। सीरम ब्लड में से क्या क्या चीज निकाल दें, फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और क्या निकाल दे, क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो ब्लड कैसा बन जाएगा, सीरम बन जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, जो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, जहां ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, और मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन भी लाइव क्लास रहेगी उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि इस तारीख को इस सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी ये भी बता दूंगा। तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक बेटा। अब हम लोग बात करते हैं किससे रिलेटेड, आरबीसी, ठीक है। तो हम लोग अब किसको पढ़ेंगे, आरबीसी को। तो इतनी बात सारी समझ में आ गई आपको, अब आरबीसी पढ़ते हैं।